हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ AITCL चैनल के जीएसटी पर चर्चा में अंकित धुरिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस न्यूज चर्चा यानी डिस्कशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। वो टॉपिक यह है कि बिग रिलीफ फॉर जीएसटी टैक्स पेयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018 एंड 2018-19 मीन्स वित्तीय वर्ष के जो जीएसटी टैक्स पेयर थे, यानी वित्तीय वर्ष मतलब 2017-18 और 2018-19 को बहुत ही बड़ी रिलीफ मिली है अकॉर्डिंग टू CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के सर्कुलर से। उस सर्कुलर में यह था कि उन्होंने यह क्लैरिफिकेशन अपने टैक्स ऑफिसर को दिए थे कि वो फाइनेंशियल ईयर टैक्स पेयर जो कि 2017-18 और 18-19 के हैं उनके केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, कैसे स्क्रूटनी करें और कैसे ऑडिट करें। तो गाइस कम ऑन विद अ न्यू एनर्जी, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एक बात और, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे एक इंफॉर्मेटिव समय समय पर अपना चैनल पे डालते रहते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो सेशन में CBIC द्वारा जारी की गए एक नए सर्कुलर नंबर 183 जो पिछले ही महीने 27 दिसंबर 2022 को इशू हुआ, उस सर्कुलर के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। इस सर्कुलर के माध्यम से गवर्नमेंट ने जीएसटी टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 2018-19 के लिए एक बड़ी राहत प्रदान की है। वो राहत क्या है, वो रिलीफ क्या है? वो रिलीफ यह है कि जिन टैक्स पेयर की इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 3B में जो अमाउंट क्लेम की हुई है उससे कम की अमाउंट GSTR 2A में मिल रही है। That means by virtue of this circular, the government has given big relief to GST taxpayers only for the financial year 2017-18 and 2018-19, whereby input tax credit claimed in GSTR 3B return is more than what is reflecting in GSTR 2A। इस सिचुएशन में अब तक क्या होता था? इस सिचुएशन में अब तक ये होता था कि जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा क्लेम की हुई है लेकिन उतने की अमाउंट GSTR 2A में नहीं मिल रही है, तो GST असेसिंग अथॉरिटी टैक्स पेयर को बिना कोई अवसर दिए उस अमाउंट को रिवर्स करने के लिए कहते थे एंड इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी उस पर देना पड़ता था। तो थ्रू दिस सर्कुलर द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड एंड इशूड द सर्कुलर नंबर 183। इसको आप लोग CBIC की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप ये पाएंगे कि थ्रू दिस सर्कुलर गवर्नमेंट ने बड़ी राहत प्रदान की है। इस सर्कुलर में क्या है, व्हाट इज द इनसाइड द सर्कुलर, इसको समझने के लिए हम इस सर्कुलर को 4 भागों में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द सर्कुलर। दूसरा है कि व्हाट आर द रीजंस which leads to difference between GSTR 2A and GSTR 3B, और इसमें क्या प्रोसेस गवर्नमेंट ने अपने ऑफिसर्स को बताई है, क्या डायरेक्शन दी है
कि जब आपको GSTR 3B और GSTR 2A की मिसमैच मिले तो आप उस प्रोसेस का इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी और ऑडिट कैसे करेंगे। और अंत के पार्ट में इस सर्कुलर में क्या बताया गया है कि ये सर्कुलर किस केस पर लागू नहीं होगा। तो आइए चलते हैं, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्कुलर नंबर 183 डेटेड 27 December of the year 2022 इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट गवर्नमेंट ने ये माना है कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 2018-19 जीएसटी अपने प्राइमरी स्टेज में था। जीएसटी के सॉफ्टवेयर उस समय डेवलप नहीं हुए थे। इस कारण से जीएसटी टैक्स पेयर्स ने जीएसटीआर 3B रिटर्न में गलतियां की, जीएसटीआर 1 में गलतियां की, जो जीएसटीआर 2A का मिरर इमेज है। गवर्नमेंट ने यह भी माना कि उनकी तरफ से टेक्निकल ग्लिचेस हुए और इस तरह से इन दो फाइनेंशियल ईयर में मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न हुई। डिपार्टमेंटल टैक्स ऑफिसर्स के पास कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। थ्रू दिस सर्कुलर, भले ही लेट से सही, इस सर्कुलर के माध्यम से गवर्नमेंट ने अपने टैक्स ऑफिसर्स को क्लैरिफिकेशन भेज करके ये बताया है कि पार्टिकुलरली इन 2 वर्षों के लिए असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन और स्क्रूटनी कैसे करें। इसके आगे के पार्ट में दे हैव मेंशन सम रीजंस कि कौन कौन सी वजह है जिसके कारण जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A की मिसमैच हो सकती है। पहला रीजन ये बताया, सप्लायर might have filed GSTR 3B but fails to file GSTR 1, जिसकी वजह से इनपुट टैक्स की क्रेडिट GSTR 2A में अपीयर नहीं होगी। दूसरा रीजन बताया कि GSTR 1 की फाइलिंग सप्लायर ने कर दी है, लेकिन वो पर्टिकुलर इनवॉइस मिस हो गया, छूट गया। इससे भी GSTR 2A में उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। और एक रीजन में बताया है कि सप्लायर ने GSTR 1 भरा, लेकिन B2B, बिजनेस टू बिजनेस का ट्रांजैक्शन B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर के कॉलम में कर दिया होगा। एंड फॉर दिस रीजन ऑल्सो देयर इज नो रिफ्लेक्शन इन GSTR 2A। दे हैव ऑल्सो सेट वन इंपॉर्टेंट रीजंस। वो रीजन क्या है कि सप्लायर ने GSTR 1 की फाइलिंग करते समय रजिस्टर्ड कस्टमर को भी जो GSTIR नंबर दिया गया था उसने वो GST नंबर गलत लिख दिया होगा। सो बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस GSTR 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिफ्लेक्शन नहीं आ सकती। सो व्हाट एवर मे बी द रीजन of the mismatch between GSTR 2A and GSTR 3B during these 2 financial years, through this circular the government has came out with a solution. अब मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर्स की स्क्रूटनी, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, असेसमेंट चल रहा है, ऑडिट चल रहा है, और ऐसा ही सिचुएशन आया कि GSTR 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमाउंट कम दिख रही है, वेयर एज द टैक्स पेयर हैज क्लेम्ड मोर ITC। तो GST ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, स्क्रूटनी ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसको कैसे हैंडल करेंगे।
In this circular, the government has clarified, in this situation, these officers will ask a statement from the taxpayer, and in that statement, those invoices will be mentioned which are not appearing in GSTR 2A. स्टेटमेंट मांगेंगे कि आपकी कौन कौन सी इनवॉइस GSTR 2A में नहीं आ रही है, उसको आप लिख कर दो। उसकी टैक्स इनवॉइस की नंबर लिखो, टैक्स इनवॉइस की डेट लिखो, किससे खरीदी थी, उसका GST नंबर क्या था, टैक्स रेट क्या था, HSN कोड क्या था, टैक्सेबल वैल्यू क्या थी, करस्पॉन्डिंग अमाउंट की CGST, SGST, IGST अमाउंट क्या थी। आफ्टर गेटिंग दैट लिस्ट, वो लिस्ट मिलने के बाद GST ऑफिसर क्या करेंगे, दे विल पुट दैट इनवॉइस टू फुलफिल द कंडीशन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट। सेक्शन 16 में दी गई शर्तों को वो उस पर लागू करेंगे कि ये पर्टिकुलर इनवॉइस सेक्शन 16 की शर्त को पूरा करती है कि नहीं। तो सेक्शन 16 क्या है, सेक्शन 16 ये प्रोवाइड करता है कि अगर सेक्शन 16 में दी गई कंडीशंस कोई टैक्स इनवॉइस फुलफिल कर लेती है, कोई टैक्स पेयर फुलफिल कर लेता है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे मिल जाएगी। तो व्हाट कंडीशंस आर देयर? पहला कंडीशन है कि टैक्स पेयर जिसकी स्क्रूटनी हो रही है, जिसका असेसमेंट हो रहा है, उसके हाथ में ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस हो। दूसरी कंडीशन है कि गुड्स या सर्विस जो उस टैक्स इनवॉइस में लिखे हैं दैट हैव बीन एक्चुअली रिसीव्ड। और तीसरी कंडीशन ये है कि जिस सप्लायर से आपने सर्विस या गुड्स खरीदा है उसकी अमाउंट 180 डेज के भीतर पेमेंट हो गई हो, इसका बैंक स्टेटमेंट के द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। In spite of these conditions, they will also ask where input tax credit is liable to reverse, कि आपने कैपिटल गुड्स की ITC ले ली या कोई ऐसी सर्विस या गुड्स की ITC ले ली जो अलाउ नहीं है और उसको रिवर्स कर देना है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज, they will ask where the difference between GSTR 2A and GSTR 3B is more than ₹5 लाख। आपने GSTR 3B में मान लीजिए 17 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया GSTR 3B में, और GSTR 2A में केवल 10 लाख ही अपीयर कर रहा है। मतलब आपने 7 लाख की इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा ले ली है, एंड दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन GSTR 2A। सो वेयर द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज मोर देन ₹5 लाख, उस केस में सप्लायर को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेनी होगी, एंड इन दैट सर्टिफिकेट द CA शैल सर्टिफाइड दैट कि ये सेल ड्यूली अकाउंटेड है, GSTR 3B में कंसीडर्ड किया हुआ है, इसकी टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को पेमेंट की होगी। ये सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिसिंग CMA से भी ले सकते हैं। अब चाहे प्रैक्टिसिंग CA सर्टिफिकेट इशू करे या प्रैक्टिसिंग CMA सर्टिफिकेट इशू करे, एक बात का ध्यान रखना है कि UD नंबर सर्टिफिकेट में होना चाहिए। सबको पता है कि ए प्रोफेशनल्स जब कोई सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहना मैंडेटरी है। विदाउट यूडीन सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रैक्टिसिंग CA और प्रैक्टिसिंग CMA इज इनवैलिड। टैक्स अथॉरिटी जब चाहे CA की पोर्टल पर या CMA की पोर्टल पर यूडीन को वेरीफाई कर सकता है। अब देखिए कि अगर GSTR 3B और GSTR 2A का डिफरेंस 5 लाख तक या उसके नीचे है,
तब प्रैक्टिसिंग सीए या सीएमए की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस केस में सप्लायर अपने लेटर हेड पर सर्टिफाई करेगा कि इस पर्टिकुलर इनवॉइस जो जीएसटीआर 2A में नहीं दिख रही है, हमने उसको जीएसटीआर 3B में कंसीडर किया है और उसकी टैक्स की अमाउंट जमा कर दी। आफ्टर गेटिंग these certificates wherever it is required and if the conditions as mentioned in section 16 is fulfilled, GST authority should allow the input tax credit. सो जेन्युइन टैक्स पेयर के केस में अगर ये डिफरेंस रहता है तो गवर्नमेंट हैज कमिटेड थ्रू दिस सर्कुलर कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। अब हम सर्कुलर के लास्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। इसमें यह देखेंगे कि ये सर्कुलर किस केस पर एप्लीकेबल है। सो प्लीज काइंडली नोट डाउन दैट कि ये सर्कुलर फाइनेंशियल ईयर 2017-18 एंड 2018-19 के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर इन्वेस्टिगेशन, स्क्रूटनी, असेसमेंट की प्रोसीडिंग चल रही है। जहां पर ये प्रोसीडिंग कंक्लूडेड हो गई है, असेसमेंट हो चुका है, असेसमेंट एकदम कंप्लीट हो चुका है, वहां पे ये सर्कुलर वैलिड नहीं है। सो प्लीज काइंडली नोट डाउन दैट द रिलीफ गिवन बाय दिस सर्कुलर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 and 2018-19 where assessment scrutiny is going on. In the case where the procedure of assessment scrutiny is already over or has been concluded, उसकी रीओपनिंग इस सर्कुलर की बेसिस पे नहीं हो सकती। टैक्स पेयर ये नहीं बोल सकता कि इस सर्कुलर में ऐसा लिखा हुआ है, हमारा केस कंक्लूड हो गया, उसको फिर रीओपन कीजिए। So this circular has no retrospectively effect. This is only applicable for the ongoing cases for the financial year 17, 18 and 18-19. So viewers hope that कि इस सर्कुलर में आपको समझ में आ गया होगा और इस सर्कुलर का फायदा लेने के लिए अगर आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही है तो आप अपने अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट जो इनको इस बारे में पता होगा, फिर भी आप इंसिस्ट कीजिए कि अगर जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 3B की आईटीसी में डिफरेंस है और हम कंडीशन सेक्शन 16 की फुलफिल करते हैं तो हमको वो रिलीफ दिया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।